वेलकम चिल्ड्रंस। आज हम चर्चा करेंगे सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतों की। देखिए, सामाजिक परिवर्तन को स्पष्ट करने के लिए अब तक जितने भी सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं, हम उन्हें 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला चक्रीय सिद्धांत, दूसरा रेखीय या उद्विकासीय सिद्धांत और तीसरा प्रौद्योगिक निर्धारणवादी या संघर्षवादी सिद्धांत। आज की वीडियो में हम इन्हीं सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के बारे में। देखिए, जैसे हमने पहले पढ़ा है कि जो चक्रीय सिद्धांत है उसमें एक अवस्था के बाद दूसरी अवस्था, दूसरी अवस्था के बाद तीसरी अवस्था, तीसरी अवस्था के बाद चौथी अवस्था और चौथी अवस्था के बाद पुनः पहली अवस्था, इस प्रकार से क्रम चलता रहता है और ये एक चक्र के रूप में होता है। जो चक्रीय सिद्धांतकार हैं उनका मानना यह है कि समाज में परिवर्तन का एक चक्र चलता है। हम जहाँ से प्रारंभ करते हैं घूम फिरकर पुनः वहीं पर पहुँच जाते हैं। जैसे यदि हम प्रकृति में देखते हैं तो ऋतुओं के माध्यम से ऋतु का एक चक्र चलता है। सर्दी, गर्मी, बरसात एक के बाद एक ये पुनः आती जाती रहती हैं। जैसे रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, ये भी एक चक्र चलता रहता है। तो इस प्रकार से जो चक्रीय सिद्धांत है वो एक चक्र के रूप में होता है। चक्रीय सिद्धांतकारों में कुछ सिद्धांतकार हैं जिनके नाम जो है उल्लेखनीय हैं। उनमें स्पेंगलर, टाइनबी, विल्फ्रेड पैरेटो और पिक्ट्रिम सोरोकिन प्रमुख हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं स्पेंगलर के सिद्धांत के बारे में। देखिए, स्पेंगलर जो है वो एक जर्मनी समाजशास्त्री है और इनका पूरा नाम है ऑसवाल्ड स्पेंगलर। इन्होंने 1918 में अपनी एक बुक लिखी, डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, हिंदी में से कहेंगे पश्चिम का पतन। इसमें उन्होंने सामाजिक परिवर्तन के उद्विकासीय सिद्धांत की आलोचना की है और कहा है कि परिवर्तन कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं होता। स्पेंगलर का मानना है कि सामाजिक परिवर्तन का एक चक्र चलता है। हम जहाँ से भी प्रारंभ होते हैं घूम फिरकर पुनः वहीं पहुँच जाते हैं। और इन्होंने ये जो है सिद्धांत ऋतुओं के माध्यम से और मानव सभ्यता के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। ये कहते हैं कि जिस प्रकार ऋतुओं का चक्र चलता है, गर्मी, गर्मी के बाद सर्दी, सर्दी के बाद बरसात, एक के बाद एक ऋतु पुनः घूमकर आती रहती है, तो ये एक चक्र के रूप में होता है। उन्होंने फिर बताया कि जिस प्रकार से मनुष्य जन्म लेता है, युवा होता है, वृद्ध होता है और फिर मर जाता है और फिर पुनः जन्म लेता है, तो इस प्रकार से ये परिवर्तन का एक चक्र चलता रहता है। और स्पेंगलर कहते हैं कि परिवर्तन का ये चक्र केवल ऋतुओं में ही नहीं, मानव समाज में ही नहीं, बल्कि मानवीय सभ्यताओं में भी देखने को मिलता है। जो मानवीय सभ्यता है और संस्कृति है उसका भी उत्थान और पतन होता है, उसका भी निर्माण होता है और विनाश होता है। इस प्रकार से ये एक चक्र के रूप में हमें देखने को मिलती हैं। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए उन्होंने विश्व की 8 प्रसिद्ध सभ्यताओं का वर्णन किया और उन्होंने कहा कि मानव संस्कृति और सभ्यता का उत्थान भी होता है, उनका विकास होता है और फिर वे एक पतन की ओर अग्रसर हो जाती हैं। उन 8 सभ्यताओं में अरब, मिस्र, मेजियन, माया, रूसी और पश्चिमी संस्कृति और सभ्यता सम्मिलित हैं।
उन्होंने अपने अध्ययन के माध्यम से उनके उत्थान और पतन को दर्शाया। स्पेंगलर ने जो पश्चिमी सभ्यता है उसके बारे में कहा कि यह अपने विकास के चरम सीमा पर पहुंच गई है। उद्योग और विज्ञान के क्षेत्र में उसने अभूतपूर्व प्रगति की है, किंतु अब धीरे धीरे वह क्षीणता और स्थिरता की स्थिति में पहुंच रही है। अतः इसका विनाश अवश्य होगा। उन्होंने जर्मन संस्कृति के बारे में भी अपने विचार प्रकट किए और बताया कि जर्मन संस्कृति भी अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है और अब इसका निकट पतन दिखाई दे रहा है। और स्पेंगलर की इस भविष्यवाणी उस समय सत्य प्रतीत हुई जब द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मनी का पतन हुआ। स्पेंगलर ने कहा कि युद्ध और शास्त्रों का निर्माण सभ्यता के पतन के सूचक हैं। उन्होंने ये भी माना कि भविष्य में पश्चिमी समाजों का जो दबदबा आज है वो समाप्त हो जाएगा, उनकी संपन्नता और शक्ति नष्ट हो जाएगी। और दूसरी ओर जो एशिया के देश हैं, जो पिछड़े हुए हैं, कमज़ोर हैं, सुस्त हैं, वो अपनी आर्थिक और सैन्य शक्ति के कारण प्रगति और निर्माण के पथ पर आगे बढ़ेंगे। वे पश्चिमी समाजों के लिए एक चुनौती बन जाएंगे। इस प्रकार से उन्होंने पश्चिमी समाज और एशिया के समाजों का उदाहरण देकर सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। अब देखिए, यदि हम पश्चिमी संस्कृति और सभ्यता की पतन की बात करें, स्पेंगलर के अनुसार, स्पेंगलर कहता है कि उनका पतन हो जाएगा और वो धीरे धीरे क्षीणता और अस्थिरता की ओर अग्रसर है। तो उसको हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए, आज जितने भी पश्चिम देश हैं, जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, उनकी संस्कृति में हमें भारतीय संस्कृति का पुट दिखाई देता है। और वो पुट हमें दिखाई देता है योगा के माध्यम से। आज जितने लोग भारत में योगा कर रहे हैं, उससे कई गुना ज़्यादा व्यक्ति जो है पश्चिमी देशों में योग संस्कृति को अपना रहे हैं। जो उनकी प्राचीन संस्कृति थी, जिसमें नग्नता थी, तार्किकता थी, वो धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। अब आप लोग देखिए कि पश्चिमी देशों में संस्कृत महाविद्यालय खोले जा रहे हैं। पश्चिमी देशों के लोगों के द्वारा संस्कृत भाषा को सीखा जा रहा है और वो उन्हें सीखने के लिए भारत आ रहे हैं, ऋषिकेश में आ रहे हैं, हरिद्वार में आ रहे हैं, जहाँ पे भी प्राचीन मठ हैं, जहाँ पे भी संस्कृत आचार्य हैं, उनसे वो संस्कृत सीखने के लिए आ रहे हैं। अर्थात वो धीरे धीरे अपनी संस्कृति को भूलकर, अपनी संस्कृति को छोड़कर भारतीय संस्कृति और सभ्यता को अपना रहे हैं। जब भी वो भारत में आते हैं, यहाँ से जो है खादी वस्त्रों को खरीद कर ले जाते हैं, उन्हें पहनते हैं। तो इस प्रकार से उनकी संस्कृति और सभ्यता का धीरे धीरे पतन होना शुरू हो गया है। दूसरा, एशिया की दृष्टि में यदि हम देखते हैं, जो एशियाई समाज है, जो एशिया के देश हैं, उनमें क्या है, उनमें पश्चिमी संस्कृति को धीरे धीरे करके अपनाया जा रहा है और जो मूल संस्कृति है, प्राचीन संस्कृति है, वो धीरे धीरे धूमिल होती जा रही है। आज विज्ञान के माध्यम से, आविष्कारों के माध्यम से एशियाई देश जो है वो धीरे धीरे आर्थिक रूप से बहुत ही मजबूत होते जा रहे हैं। आप अपने आसपास देखिए, अपने गांव में देखिए, खान पान को लेकर, वेशभूषा को लेकर, बोलचाल को लेकर, व्यवहार को लेकर, रहन सहन को लेकर, तार्किकता को लेकर तुम्हें बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों के पहनावे में अंतर आ रहा है। आ रहा है, नहीं आ रहा है? लड़कियां जींस टॉप पहनना पसंद करती हैं, लेकिन जबकि जो पारंपरिक पोशाक है वो या तो साड़ी है या सूट सलवार है या नहीं है? खान पान को लीजिए, आज हम जो है फास्ट फूड को ज़्यादा महत्व देते हैं। जो हमारा पारंपरिक भोजन है उसको हम अवॉइड करते हैं, जिसके कारण हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां घेर लेती हैं। अगर हम अपना जीवन स्तर देखते हैं, लाइफ स्टाइल अगर हम देखते हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सुख सुविधाओं को पाना चाहते हैं।
हमारे घर में एसी भी हो, हमारा मकान बहुत अच्छा बना हो, दिखने में सुंदर हो, हाँ, है या नहीं है। दूसरा क्या है, हमारे पास जो है आवागमन के साधन हो, हमारे पास संचार के उन्नत साधन हो। तो ये सब क्या, ये हमारी प्राचीन संस्कृति नहीं है, ये सब हम पश्चिमी संस्कृति के तत्वों को ग्रहण कर रहे हैं, और जिसके कारण हम अपनी मूल संस्कृति, अपनी पुरातन संस्कृति को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब पश्चिमी समाज पूर्णतः परिवर्तित होकर पुरातन समाज में परिवर्तित हो जाएगा, और भारतीय समाज धीरे धीरे परिवर्तित होकर पश्चिमी समाज की संस्कृति को पूर्ण रूप से अपना लेगा। तो इस माध्यम से स्पेंगलर कहते हैं कि ये एक चक्र चलेगा। पश्चिमी समाज अपनी संस्कृति को भूलकर भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं, और भारतीय समाज जो है पश्चिमी संस्कृति को अपना रहा है। तो इस प्रकार से संस्कृति और सभ्यता के एस्पेक्ट में, संदर्भ में हमें ये एक चक्र देखने को मिलता है। इसके बाद हम दूसरे सिद्धांत के बारे में चर्चा करते हैं। दूसरा सिद्धांत है टायनबी का सिद्धांत। देखिए, टायनबी जो है वो एक इतिहासकार थे, और इनका पूरा नाम था आर्नोल्ड जे टायनबी। इन्होंने जो है विश्व की 21 सभ्यताओं का अध्ययन किया और अपनी एक पुस्तक लिखी, आ स्टडी ऑफ हिस्ट्री। और इस पुस्तक में इन्होंने अपना जो है सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। टायनबी के सिद्धांत का नाम है चुनौती और प्रत्युत्तर का सिद्धांत। देखिए, जो टायनबी के सिद्धांत है चुनौती और प्रत्युत्तर का सिद्धांत, ये प्राकृतिक पर्यावरण के सिद्धांत से मिलता जुलता है। प्राकृतिक पर्यावरण के सिद्धांत में क्या है कि प्रकृति उन जीवों का चुनाव करती है जो अपने अस्तित्व को बचाए रखने में सक्षम होते हैं, और बाकी का वो विनाश कर देती है। यानी कि जो जीव, जो व्यक्ति स्टेबल हैं, ताकतवर हैं, योग्य हैं, कुशल हैं, वो जीवित रहते हैं, बाकी सबका विनाश हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से टायनबी ने चुनौती और प्रत्युत्तर का सिद्धांत बताया, और उन्होंने बताया कि प्रत्येक सभ्यता को प्रारंभ में प्रकृति और मानव द्वारा चुनौती दी जाती है। इस चुनौती का सामना करने के लिए व्यक्ति को अनुकूलन की आवश्यकता होती है। व्यक्ति इस चुनौती के प्रत्युत्तर में भी सभ्यता और संस्कृति का निर्माण करता है। इसके बाद भौगोलिक जो चुनौतियाँ होती हैं उनके स्थान पर सामाजिक चुनौतियाँ दे दी जाती हैं, और ये चुनौतियाँ समाज की भीतरी समस्याओं के रूप में दी जाती हैं। जो समाज इन चुनौतियों का सामना सफलतापूर्वक कर लेता है वह जीवित रहता है, और जो ऐसा नहीं कर पाता वह नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से एक समाज के निर्माण, विनाश, संगठन और विघटन के लिए प्रकृति को जिम्मेदार माना गया है, और प्रत्येक समाज निर्माण और विनाश तथा संगठन और विघटन के दौर से गुजरता है। एग्जाम्पल के लिए जो सिंधु नदी और नील नदी की घाटी हैं उनमें ऐसा ही हुआ है। प्राकृतिक पर्यावरण ने वहाँ के लोगों को चुनौती दी, जिसका प्रत्युत्तर उन्होंने निर्माण के द्वारा किया। सिंध और मिस्र की सभ्यताएं भी इसी प्रकार से विकसित हुई। गंगा और वोल्गा नदी ने भी ऐसी ही चुनौती दी, किंतु वहाँ के लोगों ने प्रत्युत्तर नहीं दिया, इसलिए वहाँ पर सभ्यताएं नहीं पनपी। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रकृति के द्वारा मनुष्य को चुनौतियाँ दी जाती हैं। उन चुनौतियों से जो व्यक्ति लड़ सकता है वही अपने अस्तित्व को, अपने जीवन को बचाए रखने में सक्षम होता है। वही व्यक्ति
सर्जन का कार्य करता है, नई नई सभ्यताओं को विकसित करता है। और जो समाज, जो व्यक्ति उन चुनौतियों को सहन नहीं कर पाता, उनका प्रत्युत्तर नहीं दे पाता, उनका विनाश हो जाता है। वो समाज नई सभ्यताओं को, नई संस्कृतियों को विकसित नहीं कर पाता। तो इस प्रकार से टायनबी का सिद्धांत और प्राकृतिक पर्यावरण का सिद्धांत एक दूसरे से मिलते जुलते नज़र आते हैं।